पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आज महीने का पहला दिन और फ्रेंडशिप डे, और जहां पर हम हमारे फ्रेंड के साथ जुड़ने जा रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम में, जहां पर हमारे यूथ के साथ रिलेशनशिप पे जो डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु आशीष दे हम सभी पर, विशेष रूप से हमारे कैप्टन जेसन और मिस्टर आरजे नवनीत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो हमारे बीच में आए हैं, प्रभु उन्हें आत्मा के अभिषेक से अभिषेक कर प्रभु प्रेरणा दे, ताकि उनके द्वारा हमारे युवा लोग मोटिवेट हो सके। हमारे युवा जन कहीं ना कहीं जो उनके डाउट्स है, जो उनके मन में संकोच है, प्रभु वह क्लियर हो सके। प्रभु उनके रिलेशनशिप उनके माता पिता के साथ, उनके फ्रेंड के साथ और भी मजबूत बना, ऐसा बॉन्ड दे प्रभु, ताकि उनकी फ्रेंडशिप में वह ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और प्रभु के कार्य में लगे एक अच्छा इंसान बन सके। प्रभु आशीष मांगते हैं तमाम कृपाओं के लिए, आज के हमारे सभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु जो भी वाईफाई कनेक्शन है, टावर है, उस पर प्रभु आशीष दे, ताकि बिना बाधा के हम हमारे युवाओं के साथ जुड़ सके। प्रभु आज के दिन को आशीषित कर, हमारे सभी युवाओं को आशीषित कर, और जो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी पर अपनी विशेष आशीष कृपा मांगते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। माँ मरियम, जिस प्रकार आपने बालक यीशु को अपने आंचल में बनाए रखा, अपनी उंगलियों से पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, हम सभी पर विशेष आशीष दे। हमारे युवाओं के साथ रख, उनको अपने आंचल, अपने सानिध्य में बना रहे। प्रणाम मरियम, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में, और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तो आप सभी को यीशु, और हम सभी युवाओं के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में आज मिस्टर आरजे नवनीत पहली बार आए हैं। पहली बार, हमने हमेशा उनको सुना है, लेकिन आज पहली बार उनसे रूबरू हो रहे हैं। और हमारे लिए कैप्टन जेसन, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ही चहेते हैं, काफ़ी बार वह हमारे पास आए हैं, युवाओं को काफ़ी सेशंस दिए हैं, उनके साथ मिला है, और हमारे युवा लोग जब भी वो बोलते हैं तो वो पूरे जोश से भर जाते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कमीशन आई वेलकम कैप्टन जेसन और आरजे नवनीत, और जोइशी हमारे साथ है, जो कि सुकलिया पेरिस से, और जोइश वो भी सुकलिया पेरिस से, जो कि हमारे युवाओं में सबसे चहेते हैं और काफ़ी जुड़े हैं, और हर प्रोग्राम में काफ़ी वॉलंटियर्स के रूप में उन्होंने कार्य करा है और काफ़ी हमारी मदद करते हैं। सो आप सभी युवाओं को प्रेजेंट कर रहे हैं जोइसी और जोइश, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप पर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, जिसे हम उसके बिना नहीं रह सकते। हम इंसान हमेशा रिलेशनशिप पर ही जुड़े हैं, हमारे माता पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दूसरों के साथ। सो आज हम उसी बात पर, उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम कैप्टन जेसन तो एनिमेट दिस 1 आवर सेशन। आप 11:30 के बाद हम मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कैप्टन जेसन से, मिस्टर आरजे नवनीत से पूछ सकते हैं, जो भी आपके बात है, जो भी आपके डाउट्स है, क्लियर है, जो भी पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी। ओवर टू कैप्टन जेसन। So thank you so much, Father. Thank you, Navneet, for accepting our request and sparing. नवनीत हमेशा बहुत बिजी रहता है अपने प्रोग्राम्स में, बट इस प्रोग्राम के लिए आया। तो रिलेशनशिप की अगर बात मैं करूं, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है शायद 15 साल पुराना रिलेशनशिप है, और इंसान की पर्सनालिटी वहाँ से समझ में आती है जहाँ उसके दोस्तों का उम्र देखा जाता है, कितने पुराने दोस्त हैं उसके पास, तो उससे उसकी पर्सनालिटी समझ में आती है। एंड आई एम रियली लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक आरजे नवनीत। ये तब से वैसे ही है, मैं थोड़ा चेंज हो चुका हूँ। नहीं, ये भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है।
वेल आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप एंड नॉर्मली यूथ से बात करते हैं और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, जबकि रिलेशनशिप देयर आर सो मेनी रिलेशंस, यू नो व्हाट, ये कप का और चाय का एक रिलेशनशिप है, राइट? सो रिलेशनशिप का आप बात करो तो बहुत सारे आयाम है, बट मेजर जो आयाम है जो स्पेशली आज के यूथ जो फेस करते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें, पेरेंट्स के साथ कैसा उनका रिलेशनशिप। पेरेंट्स के साथ मैंने देखा है कि मतलब मेरे भी मैं भी जब एक किस्म से जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे मम्मी डैडी मुझे समझते नहीं, और ये हर जनरेशन में होता है, और इसका एक ही तरीका है कि सही तरीके से बात करें, कम्युनिकेट करें आपके टीचर्स के साथ, आपके एजुकेशन जो आपके जो बड़े लोग हैं उनके साथ, आपके चर्च के साथ, मंदिर के साथ, आपके जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, आपके पड़ोसी के साथ, आपके दोस्त के साथ, तो हर किसी के साथ एक रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है, ये मेरा मानना है। अगर आप खुद को समझ जाओगे, अगर आपको खुद की पर्सनालिटी समझ में आएगी, तो आपको पता चलेगा कि जो भी हो रहा है ठीक है, और जिस रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते, जिस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, फेक होता है। सच बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा झगड़ता हूँ और उतना ही उनसे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ से भी मैं उतना ही झगड़ता हूँ। मेरी बेटी जो है मुझसे कभी झगड़ती नहीं है, वो डरती है मुझसे, शायद इसलिए वो थोड़ा इज्जत भी देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट आई शुड टॉक टू हर, एंड व्हेन आई मतलब मैं उससे जब बैठ के बात करता हूँ तो कई बार वो रो के मेरे को चीजें बताती है कि डैडा आप मेरे को टाइम नहीं देते हो, डैडा ऐसा नहीं करते हो आप, डैडा वैसा नहीं करते हो। ऑल्दो वो मम्मी के साथ एकदम गुस्से में बोलती है, मेरे से रो के बोलती है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक आपसी समझ, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप खुद को समझोगे, क्योंकि अगर मैंने खुद को नहीं समझा होता तो शायद मैं उसके साथ आगे बढ़ता, मैं उसको बोलता तुम गलत बोल रहे हो, मुझे पता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, राइट? मुझे पता है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं लेट नाइट काम करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं एक साथ करता हूँ इस वजह से, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया हूँ अपने आप को, लेकिन ये मेरा सोच है रिलेशनशिप के बारे में। और रिलेशनशिप को अगर मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं, रिलेशनशिप विथ टू पीपल, इज इट अ कनेक्शन? if you ask me, it's a connection, it's not a connection, it is an understanding between two people। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दोनों यहाँ बैठे हैं और इमेजिन करो हम दोनों के बीच में कांच है, अगर एक कांच बना हुआ है और उस कांच के थ्रू हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी नया नया रिलेशनशिप है हमारा, तो ये कांच एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद नवनीत वहां से आएगा, उसने हाथ लगा दिए उधर, तो उसके तरफ से वो थोड़ा सा गंदा हो गया, मैंने अपनी तरफ से हाथ लगा दिए। अब हम दोनों जब देखेंगे तो मुझे उसकी गंदगी दिखेगी, इनको मेरी गंदगी दिखेगी। उसके बाद शायद हम कभी गुस्से में मैंने ये चाय उठा के इधर फेंक दिया, उसको नहीं जाएगा, उस कांच में गिरेगा। तो धीरे धीरे वो जो कांच है जो बिल्कुल साफ था शुरुआत में, धीरे धीरे खराब होने लगता है, डस्ट आने लगता है, गंदगी आती है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है रिलेशनशिप में, जब मैं कोशिश करता हूँ इसका कांच साफ करना, इसके तरफ वाला कांच साफ करने में, और ये कोशिश करता है मेरी तरफ की कांच साफ करने में। आई गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी गहराई वाली बात है, इसको समझ के देखें। मैं अपनी कांच को नहीं साफ करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं उसके कांच को साफ करूं। तो अगर मैं करूंगा भी तो एक हद तक मेरा हाथ पहुंचेगा, शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपनी तरफ से करूंगा तो मैं पूरा कर दूंगा। और अगर मैं कर रहा हूं तो शायद मैं इसको इंस्पायर कर पाऊंगा कि यार अरे इन्होंने किया तो चलो मैं भी करूँ। सो द रिलेशनशिप इज दैट अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आप जब तक खुद से नहीं चेंज हो सकते हो, जब तक आप खुद को नहीं जान सकते हो, तब तक आप एक रिलेशनशिप को आगे लेके चल नहीं सकते हो, ये मेरा मानना है। नाउ ओवर टू यू। बहुत खूबसूरत चीज़ कही आपने, एंड आई एम श्योर सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना, आपके थॉट्स होते हैं, वो थॉट जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं या आपकी आंखों के थ्रू आपके दिमाग में जाते हैं, और फिर वो आपके दिल तक घर कर जाते हैं। व्हेन आई वाज अ किड मेरे घर पे बहुत सारे थॉट्स लगे हुए थे। मेरे दादाजी स्कूल हेडमास्टर थे गवर्नमेंट स्कूल के, तो एक थॉट जो था वो मेरे दिल तक घर कर गया, और वो थॉट था कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसे ही बन जाता है। बहुत बेसिक थॉट था जिसको मैं दिन भर चलते कम से कम हज़ारों मरतबा पढ़ जाता था, अनोइंगली कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा। आई वॉज अ 5 years गाय, दिन भर दौड़ते हुए दरवाजे मारता हुआ, कभी घर में घुस रहा हूँ, कभी खेल के पानी पीने के लिए आ रहा हूँ। इस दौरान में ज़ोर ज़ोर से उसको लगातार पढ़ता, और वो मेरे अंदर बैठता चला गया।
जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तब जाके मुझको उसका मतलब समझ में आया कि एग्जैक्टली वो थॉट था क्या, और वो थॉट एक्चुअली मुझको अपने आप से जोड़ पाया। सबसे पहले मैंने अपने आप से एक रिलेशन डेवलप किया कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ, और वहीं से मेरी लाइफ का एक नया चेंजिंग मोमेंट शुरू हुआ। उसके पहले एक छोटे से गांव का लड़का नेपानगर से निकला हुआ, जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको कुछ नहीं पता था। बट द मोमेंट यू एस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, तब आप समझते हो, डिसाइड करते हो कि अब मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला रिलेशन तो आपका खुद से डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो भगवान के दिए हुए मम्मी पापा भाई बहन ताया ताई दोस्त, ये सब भगवान बना देता है, लेकिन एक रिलेशन जो होता है वो बनाए छोड़ देता है, वो आपको डेवलप करना होता है। द मोमेंट आप अपने आप से रिलेशन जोड़ते हो, फिर आप दुनिया से जुड़ना शुरू होते हो, फिर आप अपने गुरु से भी जुड़ते हो, फिर आप अपने पेरेंट्स से भी जुड़ते हो, और उस रिलेशनशिप की खूबसूरती इतने तरीके से बाहर आती है जो शायद उसके पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। जब आप अपने से जुड़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यार मुझको इस व्यक्ति से ऐसा बिहेव नहीं करना है, क्योंकि मैं इस तरह का बिहेवियर अपने लिए नहीं चाहता। तभी तो आप कर पाओगे ना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी माँ से जिस तरह से बात करता हूँ, शायद मेरी माँ भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने से इतनी बड़ी उम्र की लेडी से ऐसी बात करे, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझको मेरी जवानी का जोश है। मैं अपने आप को फ्रीडम देना चाहता हूँ, लड़ लेता हूँ माँ से। बेचारी माँ कुछ नहीं बोलती, रो के चुप हो जाती है। पिता से हर बात पे आर्गुमेंट कर लेता हूँ, दोस्तों से किसी बात पर लड़ लेता हूँ, टीचर किसी बात को नहीं मानता हूँ। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आती हैं, और जब आप खुद से रिलेशन डेवलप कर लेते हो, फिर आप गुरु का भी सम्मान करते हो, फिर आप अपने पेरेंट्स की हर छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू करते हो। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। लिटरली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट माई फ्यूचर। मैं बस छोटा सी एक जॉब सोचता था कि मेरे पास एक हीरो बुक होगी, हीरो बुक पर बैठ के मैं MR बन जाऊँगा, लोगों को दवाइयाँ बेचूँगा, और यही मेरा जीवन होगा। मुझको मेरे कुछ फैमिली में लोग ऑलरेडी MR थे, मुझे लगता था ये बहुत वाइट कॉलर जॉब है और इससे बेहतर जॉब कुछ शायद हो नहीं सकता। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीख जाऊँगा, और जो भी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है या बॉडी वर्क होता है उसको सीख लूँगा तो दवाइयाँ बेच पाऊँगा। वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि अब तो अंग्रेज़ी सीख ले, एंड दैट्स हाउ वी मेट। जैसे सर हम साथ में वहाँ पर मुलाकात हुई। सो जब मैं अंग्रेज़ी सीख रहा था तो मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा था, मैं एक्चुअली अपने आप को डेवलप करना सीख रहा था, अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर मैंने इस चीज़ को समझा कि मेरे पिताजी ने अब तक मेरे ऊपर कितने पैसे खर्च किए, मेरे ऊपर, मेरे पढ़ाई के ऊपर, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड पर, मेरे एजुकेशन पर, हाउ मच ही स्पेंट। तब मुझको लगा कि यार अब मैं अपने पिताजी को एक भी पैसे खर्च नहीं करना। तो मैं जॉब भी करता एक छोटी सी, और उसके साथ ही मैं अपने इंग्लिश क्लास का इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता। वहाँ पर मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी की मेहनत की वैल्यू क्या है। मैं जब घर जाता तो मुझे समझ में आता कि मेरी माँ दिन भर घर के काम करने के बाद मेरे लिए भी इतना अच्छा खाना बनाती है और मेरी डिमांड पर बनाती है, तो वो वैल्यू क्या है। तो सारी चीज़ मेरे ख्याल से एक तरीके से समझ में आती है। आप सबसे पहले अपने आप को समझो, आप समझ जाते हो तो आपको लगता है कि मुझे अच्छा बनना है, सही बनना है, सच्चा बनना है, तो फिर आप सबके साथ अच्छे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ आप रिलेशनशिप को और मैच्योर करते जाते हैं, राइट? वो जिसके साथ भी हो। तो इफ आई आस्क यू, चलो अगर मैं बोलूँ मैं अपनी मम्मी से लड़ लेता हूँ या अपने पापा से आर्ग्यू कर लेता हूँ, जी, इज इट राइट और नॉट? बिल्कुल 100% राइट है। अच्छा, हम लोग देखें एक चीज़ को, ये मानव प्रवृत्ति है ना। मानव प्रवृत्तियाँ क्या है, जितने भी जिंदा रहने वाले लिविंग स्टैंडर्ड, जितने लिविंग पीपल हैं या जानवर भी हो, आप अगर किसी को छेड़ते हैं तो वो रिटेलिएट करता है, ठीक है। जब जानवर रिटेलिएट करता है तो उसका इसका स्टाइल अलग होता है। इंसान का बोलने का पार भगवान ने दे रखा है तो उसका एक तरीका अलग होता है। हम लोग कभी बोलकर अपनी इच्छा जताते हैं, कभी हाथ उठाकर, कभी किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा निकालकर। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप, जैसे आपने खुद ने कह दिया, वो बिना गुस्सा जताए किया जा सकता है, ठीक है। पिताजी का अपना गुस्सा जताने का तरीका अलग है, कभी थप्पड़ मार देते हैं। माँ का गुस्सा जो होता है बड़ा क्यूट होता है, वो रो देती बेचारी, है ना, वो कुछ नहीं कर पाती तो रो देती है, खुश होती है तो रो देती है। तो उनका तरीका अलग है, बच्चों का तरीका अलग है। वो गुस्सा होते हैं या कभी चिल्ला देते हैं या अपने ही सामान को तोड़कर गुस्सा जताते हैं, बट तरीका है ये। तो मुझे लगता है कि गलत नहीं है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आदमी की मैच्योरिटी आती है, वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद के अंदर देखा है, जैसे हम जब लड़ाई करते हैं किसी के साथ भी, मैं अपने वाइफ के साथ की बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी पर्सनालिटी पता है। हाँ। मुझे मालूम है मैं क्या बोलूँगा तो उसको बुरा लगेगा, राइट? हाँ। और जब इंसान गुस्से में होता है वही लाइन बोलता है,
उसको मालूम होता है कि देखो अभी Very इसको बुरा true, लगेगा, very true. राइट? और उस टाइम और ज्यादा गुस्सा आता है जब उसको बुरा नहीं लगता है। हाँ, उसको मालूम है हाँ आप तो अभी बोलोगे तो कल तो सॉरी बोल दोगे, राइट? सो द कंसेप्ट इज कि लड़ाई करते करते भी आप बहुत सारी चीजों को समझना शुरू करते हो। yes. अब मैंने जाके एक चीज समझा है, गुस्सा करना गलत नहीं होता है, सबकॉन्शियसली गुस्सा कर लेना गलत होता है। मतलब आपको पता भी नहीं चला आपने गुस्सा कर लिया, बाद में सोचे शिट ये क्या करोगे। हाँ, लेकिन आप जब गुस्से में होते हो और आपको मालूम है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, आई बिलीव दैट इज द राइट वे ऑफ यू नो, क्योंकि एंगर जो होता है आपको बहुत कुछ देता है, मतलब बहुत पॉजिटिव चीजें देता है। तो मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में हर तरीके के इमोशंस भी होना जरूरी है, बट कोशिश ये करें कि हम उसको कॉन्शियसली करें। देखिए एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, जब आप दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात जी, करें, जी। जब दो लोग झगड़ते हैं कई बार गुस्से में ऐसी चीज़ हम बोल जाते हैं जो शायद सच होती है, सामने वाला उसको किस तरह से लेता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझको लगता है। कई बार जैसे मैं और मेरी वाइफ किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, मुझे समझ में आता है कि बहुत दिनों पहले कोई एक चीज़ मैंने करी थी जो शायद गलत थी, जो मेरी वाइफ ने मुझसे इतने दिनों तक नहीं बोली। दिस इज द टाइम जब वो गुस्सा है, हमने बोल दी। मैं उस चीज़ को उस टाइम तो शायद अच्छे से नहीं लेता, उस टाइम मैं भी गुस्से में हूँ, लेकिन बाद में मैं उसके ऊपर सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि मुझको यहाँ पर अपने आप को रेक्टिफाई करना है, मुझे यहाँ पर अपने आप को सही करना है। तो मुझे लगता है गुस्से को भी एक बार आप पॉजिटिव लेने की कोशिश करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये पॉजिटिव मेरे ख्याल से तभी ले सकते हैं इंसान जब किसी भी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझे और उसके लिए एफर्ट्स लगाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपको रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं पता है तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते, नहीं सीख कभी कुछ नहीं सीख सकते। एफर्ट लगाना जरूरी है। मतलब झगड़ा फसाद सब हो जाए और वापस जब आप जाओगे आपको मालूम है शायद मैं अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, बट यू नीड टू मेक एफर्ट। अगर किसी भी रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे हो देन वो रिलेशनशिप खोखला ही होता है। जैसे मेरा एफर्ट मैं अपनी बात करूँ, हम लोग के तो झगड़े होते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे मालूम है चुप रहूंगा तो जल्दी खत्म होगा। और मेरी वाइफ का एफर्ट होता है कि वो पहले सॉरी। तो ये अपने अपने एफर्ट्स है, मैं चुप हो जाता हूँ। मेरी वाइफ के लिए यही बड़ी बात है कि उन्होंने सुन लिया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि इसने सुन ली मेरी बात। अच्छा ये बात जाते जाते आगे हस्बैंड वाइफ और इन सब के बारे में बात हो रही है। जितने भी यूथ है जो शादी हो चुकी है, मैं आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूँ जो मैंने यूज किया है, ठीक है? एंड बहुत मेरे हिसाब जैसे तुमने बोला एकदम याद आया मेरे को। जैसे मेरे घर में जैसे अगर ऐसा कुछ हुआ, राइट, अभी तो हम लोग काफी 12-13 साल हो गए हमारी शादी को, काफी मैच्योर हो चुके हैं। अभी इतना शुरू में होता था क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो वो अपनी चीज बताती मेरे को, यहाँ इतने सारे लोग अरे तुम नहीं सुन रही हो, दुनिया सुन रहा है मेरे को, राइट? ये एक चीज आ जाता मेरे अंदर। तो मैंने चीज देखा कि जब हम आर्ग्यू करने लगते हैं ना तो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ना शुरू कर देते, राइट? तो मैंने एक तरीका ढूंढा। मैं क्या करता हूँ कि जैसी लड़ाई शुरू होती है मैं घर से निकल जाता हूँ, कार में जाके बैठ जाता हूँ, राइट? थोड़ी दूर जाके बैठ जाता हूँ और फिर मैं फोन लगाता हूँ, है ना? हाँ बोलो क्या है ना? Then she starts screaming from there, आप नहीं समझते हो, आपको ये है, आप ये करते हो। मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, चल रहा है और फिर धीरे से थोड़ी देर बाद करता हूँ बंद कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अभी टाइम नहीं है और मतलब बीच बीच में हर 5-5 सेकंड में मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ कि चल रहा है ना वहाँ पे। फिर उसके बाद वहां से थोड़ी खामोशी आती है, ठीक है? फिर बोलते हैं अब बोलोगे, अब कुछ बोलोगे, जवाब दोगे? बस एक लाइन बोलता हूँ, यार मैं अब क्या बोलूँ, जो भी बोल रही है तो सही बोल रही है। अच्छा मैं एक और चीज करता हूँ, रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देता हूँ, है ना? नहीं तो कल को पकड़ा जाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद एक लास्ट डायलॉग आता है उसकी तरफ से जिससे मेरे को समझ में आ जाता है कि अब सफेद झंडा दिख रहा है, युद्ध समाप्त। हाँ युद्ध समाप्त। क्या बनाओ, क्या खाओगे? तो बस समझ जाओ उस दिन आपकी फेवरेट डिश बनाई। और जब मैं वापस आ रहा होता हूँ उस रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ। यार मैंने एक चीज देखा है कि जैसे आप मूड चेंज कर देते हो ना, आपको गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा। आपको लगता है हंसी आती, किसी की बातें कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर उसके बाद जब जाके मैं बात करता हूँ, यार जो तूने उस टाइम बोला था ना वो सही, ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला? मैंने बोला उस टाइम बोला तू लड़ाई कर लेती, सुनती नहीं मेरी बात। मैं चुप हो गया। मुझसे ऐसे डायरेक्ट चुप होना मेरे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये तरीका ढूंढा। अगेन दिस इज व्हाट वी से एफर्ट। ट्राई टू डू सम एफर्ट, ट्राई टू बी क्रिएटिव। से हम लोग बड़े क्रिएटिविटी की बात करते हैं, व्हाई कांट वी बी क्रिएटिव इन आवर रिलेशनशिप्स आल्सो? अगर
मुझे चर्च जाने में पहले प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने एक गोल सेट कर लिया अपने लाइफ में कि यार महीने में इतने बार मेरे को चर्च जाना ही जाना है। अब वो कैसे भी जाऊंगा। सो नाउ इट बिकम्स माई एक किस्म से प्रोफेशनल गोल हो गया। मैं जो जो पॉइंट्स लिखता हूँ डायरी में, मैं उसको फॉलो 100% करता हूँ। तो मैं ये लिखना शुरू कर, और तब से जरूरी नहीं मैं संडे को जाता हूँ, बट मैं जाता हूँ और मास अटेंड करता हूँ। एंड थैंक्स टू आत्मदर्शन चैनल कि अब तो लॉकडाउन में भी आप जब चाहो कोई भी मास देख सकते हो, राइट? आप ऑनलाइन मास देख सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले के साथ भी आपका जो कनेक्शन है वो रिलेशनशिप को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड आई बिलीव देन ओनली यू विल हैव अ पॉजिटिव इनर वॉइस। अनटिल अनलेस मुझे लगता है फादर इस बात में थोड़ा बता पाएंगे कि जब तक आप, जैसे हम दोनों ने बोला कि खुद को समझना जरूरी है, और ऊपर वाला कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। तो व्हाट डू यू से? बिल्कुल सही बात, आई एग्री बोथ ऑफ यू। आपने जो भी बोला बिल्कुल सही है। हमारे रिलेशनशिप में जो भी आपको किसी को समझना है, खुद को समझना है, खुद को पहले डेवलप समझ कर फिर दूसरों के साथ ही वो रहेगा। पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, रियल ह्यूमन बीइंग, जो एक सही इंसान कभी भी दूसरों को यदि वो इंसान समझेगा या फिर उनके साथ जो रिलेट करेगा, वो हमारी उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे चर्च सर्कल में भी या फिर कुछ भी हो, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो सामने वालों को इंसान समझे, कभी उनको ठेस न पहुंचाए, खुद अपने आप को, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो है, जैसे हैं, कैसे भी रहे, उनको एक्सेप्ट करेगा। तो हमारी फ्रेंडशिप, हमारा रिलेशनशिप या मम्मी पापा के साथ या फिर फ्रेंड के साथ या फिर हम किसी को प्यार करते हैं वाइफ के साथ, यदि हम उनको एक्सेप्ट करेंगे कि मैं एक इंसान सामने वालों को उनकी कदर करता हूँ और उनको कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, तो वो हमारी रिलेशनशिप को, भले कुछ भी हो, सामने वाले की कितनी भी बुराई हो या फिर उसकी जो भी रहेगा, देन वो हमारी उस बॉन्ड को, हमारी फ्रेंडशिप को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। और वो चाहिए जो हमें अपने आप से तो नहीं, वो प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उनकी आशीष के बाद ही वो हम भी बिकम। इसमें मैं एक बहुत फेमस कोई डॉक्टर है यूट्यूब में, वो बात करते हैं, इज अ वेरी सीनियर गाय। प्रैक्टिकल बात उसने एक बात बोली थी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सब लोगों का एक मतलब तत्व है जहाँ से हम सब लोग आए। हम सब लोगों का जुड़ाव एक चीज से है, बहुत अरबों साल पुरानी बात होगी, एक छोटी सी तत्व से हम लोग निकले हुए। तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स, जो तुम्हारे अंदर एटम्स है, वो मेरे अंदर भी है। और जब मैं, जैसे फादर ने भी बोला ना कि हम बस एक अच्छे इंसान के हिसाब से देखें, जब मैं इसके लिए जब भी कुछ बुरा सोचता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी जैसा सोचता हूँ कि यार नहीं ये इंसान ऐसा है वैसा है, तो मैं बाद में सोचता मेरे मॉलिक्यूल्स पहले डिस्टर्ब होते हैं। आज के तारीख में दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खुद से अंदर से दूसरों के लिए बुरा सोचना। आप जिस दिन दूसरों के लिए बुरा सोचना बंद कर दोगे, मैं यूथ से हमेशा बोलता हूं कि व्हाई यू हेजिटेट टू कम ऑन स्टेज एंड स्पीक, बिकॉज ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर, दैट व्हेनेवर योर फ्रेंड्स आर कमिंग देयर, राइट, यू ट्राई टू मेक फन ऑफ देम, या आपस में बोलो देखना भी है, अभी देखना भूल जाएगा। ये सब आप वहां बैठे बैठे करते हो, ये करना बंद कर दो, तो आपका भी हेजिटेशन खत्म हो जाए। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम है कि जो मैंने किया, हो सकता है मैं स्टेज पे जाऊंगा तो ये भी ये करने वाले, और इसी वजह से आपको हेजिटेशन होता है। और ये जो फादर ने बोला, बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ कि हमको दूसरे इंसान के लिए एक अच्छी मेंटालिटी रखें, वो भले कैसा भी हो। आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन अदर्स, बट आई हैव फुल कंट्रोल। अभी हम लोग आते हुए रास्ते में हम यही बात कर रहे थे कि भाई सामने वाला कोई भी आ रहा है, गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर सपोज धीरे से आके बच गए तो हाथ जोड़ लो, हंस दो, बात खत्म। ही जस्ट शेयर वन इंसिडेंस कि इनके साथ ऐसा हुआ कि एकदम से आके खड़ा हुआ, तो ही स्माइल, उसने भी स्माइल किया और बात खत्म हो गई। नहीं तो वो बात बहुत बढ़ सकती थी। मतलब आप देखो दिल्ली मुंबई में तो मर्डर हो जाते हैं एक छोटे से स्क्रैच के चक्कर में, क्योंकि ना आज की तारीख में हर इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, परिवार में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, रिलेशनशिप को लेकर, ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन है, ऊंच नीच को लेकर कि मेरे से जूनियर को किसी को प्रमोट कर दिया गया।
आई वाज नॉट गेटिंग प्रमोटेड। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना रास्ते पर निकलते हैं, रास्ते पर चलता इंसान हॉर्न कम बजाता है, गालियाँ ज़्यादा बकता है, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। और जब वो गाड़ी चलाता है गाली बकता है तो उन्हें देखता है कि अंदर गाड़ी में बैठा कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गाली बक रही। तो ये मैंने नोटिस किया कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो जब भी मैं किसी के सामने ऐसे टकराने की ऑलमोस्ट नौबत पे होता हूँ तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। तो ये मुस्कुराहट कंटेजियस होती है ना, मैंने मुस्कुराया, उसने मुस्कुरा दिया, फिर हम निकल लिए अपने अपने। अच्छा, इसमें जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार हम गाली नहीं सुन सकते है ना, गाली सुनो तो गुस्सा आता है। हाँ। बट आप कभी नोटिस करना, अगर ट्रैफिक में आपकी गाड़ी ऐसी जगह फंस गई जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम हो, आपको मालूम है गलती मेरी, राइट, और उस टाइम आपके कान से बंद लोग आपके गालियां दे रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे बैठे रहोगे, जैसे खुले निकल जाओगे। प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपने आप को सही समझने लग जाते हैं। आप मतलब ये बड़ी अजीब सी विडंबना है, जब आपको अंदर से रियलाइज हो जाता है कि मैं गलत हूँ तो मैं सुन लूंगा, तो सुन लूंगा, राइट। आपको हमेशा लगता है कि सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, इस वजह से आपको ज्यादा गुस्सा आता है। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ अभी जो मैं आप बात कर रहे हैं उस पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए कैसी चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने लिए वही चीज़ चाहता हूँ जो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरों का अच्छा बिहेव करूँगा तो वो मेरे को अच्छा करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे एक दूसरे को लैग पुलिंग ना करें तो अभी वो भी जाकर बोल पाएंगे। जब मैं वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग तो मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे मेरे बॉस ने भेजा था कि वीडियो देखने आता हूँ। वो वीडियो था कि वर्ल्ड के अलग अलग पेरेंट जो कि जिनके यहाँ पर खुशी आने वाली थी, उन सबको एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती। आप अपने बच्चे जब पैदा होंगे उनको क्या बनाना चाहते हैं? तो उनसे क्वेश्चन पूछा, किसी का आंसर था कि उसको साइंटिस्ट बनाए, कोई प्लेयर बनाना चाहता, कोई क्रिकेटर बनाना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनाना चाहता, मतलब सबके बड़े बड़े ख्वाब थे कि हमारा बच्चा होगा तो पैदा होता है इसको साइंटिस्ट ही बना डालेंगे, इंजीनियर ही बना डालेंगे, डॉक्टर बना डालेंगे। फिर उनसे किसी ने पूछा, क्या आप उसको एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहो? ओह वाह, सबसे एक ही क्वेश्चन था, क्या आप उसे एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहो? एंड पीपल स्टार्टेड क्राइंग कि हमें तो कभी पेरेंट्स को सेम। सो जब मैं पिता बना तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी और अब भी यही चीज़ है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। उससे बेहतर कुछ नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, वो कलाकार बने ना बने, वो एक अच्छी स्पीकर बने ना बने, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन जाए, ताकि जब भी उसके आसपास कोई लोग आएँ तो उनको खुशी हो, उसके ऑरा में आकर लोग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की अनुभूति करें कि यार यहाँ पर इसके आसपास अच्छा लगता है। ये चीज़ अगर हर इंसान क्रिएट करना शुरू करे तो दुनिया बदल सकती है, दुनिया खूबसूरत हो सकती है। लेकिन कोई भी पेरेंट एक्चुअली अभी भी ऐसा नहीं सोचता कि हमने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, अभी भी लगे पड़े हुए हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये करना है, वो अब नई होड़ शुरू हो गई है कि अपने बच्चों को टीवी में भेजना है। तो 15-15, 10-10 साल के लड़के रियलिटी शोज में जाते हैं बच्चे और उसी में लगे होते हैं, माँ बाप अपने जॉब छोड़ के वहाँ पर उनके साथ ऑडिशंस देख रहे हैं। अरे वो अभी वो एक वायरल गाना चल रहा है ना, जाना मेरी जाने, उस बच्चे को तो क्या क्या कर दिया, उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है, उसको एक गाने का दूसरा गाना आता भी नहीं। हाँ, उसको पता ही नहीं हो रहा क्या चल क्या रहा है, नेता लोग उसको उठा उठा के घूम रहे हैं। इस बात पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब हम जो भी अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं या जिसके लिए भी सोच रहे हैं, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग विद दैट कि हम बात करते हैं कि एक अच्छा इंसान बनाना, इस अच्छे इंसान को आप प्रोफेशनली थोड़ा, क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो, राइट, वहां पे सबसे जरूरी चीज है आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। I was giving a speech on on a corporate forum and a person asked me that a leader, being a leader, क्या लगता है आपको कि क्या क्वालिटीज होने चाहिए? तो मैंने उनसे पूछा in what terms you are asking? So he said that मैं HR हूँ तो मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो आप मुझे बताओ आपके एक्सपीरियंस से कि मुझे क्या चीजें देखनी चाहिए। तो मैंने बोला देखो 3 पॉइंट्स है लीडर, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, राइट, इंटेलिजेंस, बुद्धि, राइट, एंड एनर्जी, ठीक है, एंथुजियाज्म, ये 3 चीजें होना जरूरी है। बीइंग अ यूथ, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगती है प्रोफेशनली? इंटीग्रिटी, मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी फर्स्ट और सेकंड पे जाऊं तो एनर्जी, है ना, नॉलेज आप गेन कर सकते नॉलेज आप गेन कर सकते वो हैं। लाइफ टाइम प्रोसेस है एक्चुअली। हाँ, मतलब इंटेलेक्ट जो है वो जितना है अभी उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। सो उस बंदे ने बोला एनर्जी, राइट, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू इट्स वेरी राइट, बट इमेजिन अ गाय हु डजंट हैव इंटीग्रिटी, ईमानदारी नहीं है उसके अंदर, एनर्जी बहुत है और बुद्धि बहुत है, बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए।
किसी का हम नहीं आई गेटिंग माई पॉइंट? आपके घर में एक दीदी आती है जिसके अंदर एनर्जी बहुत है, जो आपके काम करती है, सारी चीजें बहुत एनर्जी है उनके अंदर बहुत बुद्धि भी है, मतलब चीजों को ऐसे चीजें कर देती है। बट अगर इंटीग्रिटी नहीं हो तो शी इज वेटिंग फॉर द डे जिस दिन हाँ आपकी चीजें गायब कर देगी। हाँ, एक इंसान के अंदर एनर्जी कम हो, चल जाएगा। बुद्धि कम हो, अगर ईमानदारी होगी ना, हो सकता है बड़ा काम नहीं करेगा, जैसे आपने बोला ना, किसी का नुकसान नहीं करेगा, छोटे छोटे कामों में भी आपको कुछ नया करके दिखा करके दिखा दे, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। और जिसके अंदर एनर्जी बहुत हो और दिमाग भी बहुत हो, वो संभावना है वो आतंकवादी बन सकता है। सो यू नो व्हेन मतलब प्रोफेशनल टर्म में अगर आप रिलेशनशिप की बात करो, मेरा पर्सनल मानना ये है, मैं जब भी किसी भी फर्म के साथ जुड़ता हूँ, मैं कभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी जाता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग दैट फर्म इज माइन। अभी जिस एक फर्म के साथ में ऑनर होता है, उसको वाकई एम्प्लॉय जैसा काम करना चाहिए, और एक एम्प्लॉय को ऑनर जैसे काम करना चाहिए कि ये कंपनी मेरी है, राइट? तो उस टाइम शायद ऑनर भी गलत करेगा तो उसके पास वो ईमानदारी से उसको बता सकता है कि सर ये गलत कर रहे हो। इनफैक्ट एक चीज मुझको लगता है सर और भी होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए जी। हम सभी लोग ना लाइफ में एक टाइम तक आकर बहुत कुछ सीखते हैं, उसके बाद सीखना बंद करें, है ना? और सीखते भी हैं तो वही सीखते हैं जो हमारे काम का है। हाँ। आप में से किसी ने लाइफ में अब इस पड़ाव पर आकर, आप भी स्पेशली आप भी बताना, क्योंकि आप तो बहुत छोटे हम लोगों से, कौन सी चीज़ अपने प्रोफेशन से हट के नहीं सीखी? नहीं सीखी, न्यू नहीं, मेरे को यूकुलेले पसंद था, तो सीखा, वेरी नाइस। आपने क्या? कुछ सीखा? मैंने ग्राफोलॉजी सीखा है। सर फादर आपने कुछ सीखा? मेरे जो मेरे को मतलब आपकी जो प्रोफेशन है Profession उसके के अलावा apart from your profession, like you are a priest, apart from that you have learned something, I believe dance सीखा आपने? ठीक है। जज आपने क्या सीखा? मुझे अच्छा मतलब कंप्यूटर इन सब में इंटरेस्ट था, गेमिंग हो गया, ये सब में थोड़ा मैंने इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा करा, उसमें मैं थोड़ा अच्छा कर भी रहा हूँ। तो जो प्रोफेशन से थोड़ा हटके मतलब वो मैंने एक एंटरटेनमेंट भी है, प्लस थोड़ा मेरी गेमिंग भी है, और वैसे कि मेरे माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं वो भी उसमें Okay. यही सबसे अच्छी चीज़ होती है लाइफ की, कि आप एक पर्टिकुलर 10-12 साल के भीतर एक नई चीज़ सीखते हो। जब आप नई चीज़ सीखते हो तो आप नई एनर्जी से भरते हो। ये बात मुझको मेरी वाइफ ने सिखाई। मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सबकी होती है। हाँ, सबकी होती है। उन्होंने स्विमिंग सीखी 2 साल पहले। उन्होंने बताया कि स्विमिंग क्या खूबसूरत चीज़ है जीवन की। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप कुछ नहीं है, मतलब आप उड़ना तो नहीं सीख सकते ना, पर एटलीस्ट आप तैरना सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं तैरना सीख गई, तो मैं क्या फील कर रही हूँ बता नहीं सकती, वर्ड्स में नहीं बता सकती। मैंने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने एक बार एक चीज़ सोची कि यार मैं क्या नई चीज़ सीख सकता हूँ। तो मैंने सोचा मैं वीडियो एडिटिंग सीखता। मुझे वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मैं एक बार फंस गया बहुत बुरा। मेरा एक इंटर्न था जो कि मेरी वीडियो एडिट करता था। एक दिन बिना कारण बताया छोड़ गया हो, चला ही गया हो, बोले अब मैं कल से नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत बुरा फंसा दिया। नेक्स्ट डे मेरा वीडियो रिलीज होना था, तो मैंने कहा 1 घंटे का टाइम दे दे भाई, मैं तेरे घर आ जाऊँगा, मुझको सिखा। और इस 1 घंटे में मैं बेसिक एडिटिंग सीखा, और फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को उसको इन्वॉल्व किया कि मैं कैसे उसको बेहतर कर सकता हूँ, और अब मैं थोड़ा बहुत उससे बेहतर सीख गया। तो जब आप लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, नई चीज़ें सीखते हो, तो आप बहुत नया करते हो। जैसे बॉसेस की बात करें, बहुत सारे बॉसेस ये बोलते हैं कि मैं अपने बॉस में, मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करता हूँ, लेकिन वो करते नहीं। झूठ है ये सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बात होती है। ऐसा है तो आप जाकर बैठो एक दिन रिसेप्शन पे पूरा दिन, कॉल अटेंड करो, बिल्कुल वही एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, नहीं करते आप पर ऐसा कभी किसी दिन। हाँ जी, प्लीज पूछिए। आरती। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जी, मेरा था ही, मैं आंसर करता हूँ इसको।
आरती बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी चीज़ को बहुत कच्ची एज में रियलाइज़ कर लेना कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत कम लोगों की कुवत होती है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को पता चल गया था 10 साल की एज में कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर को पता चल गया था कि वो सिंगर बनना चाहती है, ठीक है। पहली चीज़ कि इस चीज़ को समझना कि मैं क्या होना चाहती हूँ या बनने की इच्छा रखती हूँ, ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरा होता है इसके ऊपर काम करना। वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउअडेज, लोग ज़रा से 10% ज्ञान के साथ सोशल मीडिया पर आकर ऐसा ज्ञान पेलते हैं या बांटते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञान इस धरती पर कोई नहीं है ना। डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर होना इस बात का मादा नहीं रखता है या प्रूफ नहीं है कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग इस तरह की वीडियोस को पॉपुलर करते हैं, ठीक है। बचपन का प्यार मेरा भूल, इसमें क्या पॉपुलर होने वाली चीज़ है? देयर इज नथिंग टू गेट पॉपुलर, ठीक है। बकवास ए शर्म आ गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई, क्या है इसमें? व्हाट इज दैट? नथिंग टू अप्रिशिएट इट, कुछ नहीं है इसमें। मुझे प्रॉब्लम इन चीज़ों से लगती है कि आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो बच्चे जो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आए थे आज कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी। सचिन तेंदुलकर अगर 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने आया था शायद तो 12 की उम्र में रिटायर हो जाता। लता मंगेशकर अगर 10 साल की एज में सिंगर बन जाती शायद तो 15 की एज तक आके कोई पूछता नहीं। वो 15-16 साल की एज में बॉलीवुड की सिंगर बनी और 70 साल की एज तक गाती रही। एक टाइम देना पड़ता है ना अपने आप को। टाइम नहीं दोगे तो आप कैसे अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो? तो अपने आप को तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सोशल मीडिया यहाँ पर सबसे गंदी भूमिका निभा रहा है कि आपने एक प्लेटफॉर्म को यूज़ तो करना शुरू किया लेकिन गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद फिर आइए। मैं देखता हूँ 90% पेज मोटिवेशन बांट रहे हैं, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों से जूझ रहे नहीं, कहीं नहीं पहुँचे लेकिन फिर भी ज्ञान के अंदर सही है ना। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अपने आप को कम से कम एक मैच्योर होने की एज होती है ना। आप स्कूल कंप्लीट करते हो, आप ग्रेजुएशन करते हो, दिस इज़ द टाइम जब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, आप लाइफ से स्ट्रगल करते हो, जूझते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, फिर उठते हो, फिर अपने आप को हील करते हो। ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे स्ट्रगल्स हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ये अगर आपने नहीं किया आप उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच सकते जहां पर आप शायद बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे फिर धीरू भाई अंबानी रहे हो या फिर APJ अब्दुल कलाम रहे हो। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे लेवल से अपने आप को आग में झोंका है, आग में झोंक कर ही वो उस मुकाम पर पहुँचे। अगर हम सोचें कि बस पहुँच जाए, ये सोशल मीडिया का किसी तरह का इस्तेमाल करके हम वहाँ पहुँच जाएँ, सस्टेन नहीं कर पाओ। सस्टेन करने के लिए जलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सस्टेन कीजिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना कि रिक्वायर्ड है। अभी आज मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, ये न्यूज़ खैर मुझे करीब मिल गई थी। एक 8 साल के बच्चे ने गेमिंग में पैसे हार गया 40,000 अपने पिताजी के, उसे सुसाइड कर लिया। क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से पैदा करना चाहते हैं, इस तरह से रेस करना चाहते हैं कि वो 8 साल की उम्र में हमारा जिगर का टुकड़ा हमारे सामने चला है सिर्फ 40,000 पट्टी के लिए? 40,000 से कहीं ज़्यादा कीमती था वो बच्चा, लेकिन वो गलत संगत में पड़ गया, गेमिंग चलने चला गया। तो सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड कितना हमको यूज़ कर रहा है और हम कितना उसको यूज़ कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। अदरवाइज तो हम उनका यूज़ नहीं कर रहे, वो हमारा यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक हम फ्री में यूज़ करते हैं हमको लगता है, लेकिन वो हमारा यूज़ कर रहा है। हमारा डेटा जब उनके पास जाता है, उनके पास होता है कि हमारे इतने लाख फॉलोअर्स हिंदुस्तान के हैं, उस लिहाज पे वो एडवर्टीजमेंट खरीदते हैं। हम बेचे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं खरीद रहा है। तो हम इन चीज़ों को समझे। गेटिंग मी? उम्मीद करता हूँ मेरा आंसर आपको अच्छा लगा। बस आरती, इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनली एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मैं कई इंटर्न्स के साथ काम करता हूँ, कई स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ। मैंने देखा जो अच्छे कॉलेज से MBA करके एकदम से कोई अच्छे पोस्ट में जाते हैं ना, दे डजंट हैव दैट बिहेवियर, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स दोस ऑफिस बॉयज, राइट? उसको इधर आ ऐसे करके बुलाया जाते हैं। और जो लोग, मैं खुद ऑफिस बॉय रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कोई करके बुलाता है तो कितना बुरा लगता है। तो मेरे यहाँ पे अगर एक बच्चा भी होगा ना तो मैं उसको उतना ही रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उस बेइज्जती, तो जो नवनीत सर जो बता रहे थे, उसका मतलब ये है कि आप जितनी बेइज्जती अपने इस उम्र में झेल लोगे ना, तो आगे वाली उम्र में आपको बहुत सारी इज्जत मिलेगी। आज आपको कोई भी कुछ बोल देता है, बुरा क्यों लगता है?
क्योंकि आपको कभी वैसा बुरा फील करवाया नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं करवाया। मैं अपनी बेटी से कुछ जोर से बोल दूं ना, किसी के सामने उसको बोल दूं, तो उसका एटीट्यूड एकदम ही चेंज हो जाता है कि आपने उसके सामने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। जबकि मेरे डैडी मेरे को लोगों के सामने झापड़ मार देते थे, राइट। सीरियसली तो आपको उतना स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा और उसके लिए उतनी गलतियां करके आपको सीखना पड़ेगा। जस्ट टू ऐड ऑन, ऐसा भी होता है कि ये सब कुछ सुन के हम लोग मतलब वैसे ही हट जाते हैं, या तो हम काफी स्ट्रांग हो जाते हैं वो सब चीजें सुन के कि अब तो टफ हो गए, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि हम वही चीज मतलब अपना लेते हैं, अपने अंदर ले आते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो फिर कैसे बेटा क्या होता है ना, जब कभी जिम गए हो तुम, मैं देखो मैं बताता हूँ, जब आप जिम जाते हो और जब आप डंबल्स उठाते हो ना 3-4 रिपीटेशन के बाद जब अपने आप को देखते हो कांच में, तो ऐसा लगता है जैसे सलमान खान हो गए। सीरियसली मतलब आप दीपिका पादुकोण हो गए, मतलब बॉडी एकदम टोन्ड लगता है। और घर जाते रहते वापस राजपाल यादव हो जाते हो, राइट। तो हाँ, सलमान खान जैसी आपकी बॉडी टोन्ड हो सकती है, दीपिका जैसी टोन्ड हो सकती है, अगर उसको कंटिन्यू करेगा, रेगुलरिटी के साथ करें। आप एक बार मोटिवेट हो गए और थोड़े दिन मोटिवेशन चलता रहा, पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर क्या करोगे। तो आपको पता है कि आप किस तरीके से मोटिवेट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, वन इज इंटरनल मोटिवेशन, अनदर वन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, गाय दूध देती है? नहीं देती है, निकालना पड़ता है ना। मुर्गी अंडा देती है? हाँ देती है, निकालने की जरूरत नहीं है। बस इंसान भी यही है। ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग मुर्गी के प्रवृत्ति के होते हैं कि आप उनको एक एनवायरनमेंट दे दो, अपना काम करके चले जाते हैं। कुछ लोग गाय की प्रवृत्ति के होते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको थोड़ा सहलाना फुसलाना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, तब जाके वो दूध देगी, राइट। तो आपको अपनी, जैसे हमने अपनी बातचीत शुरुआत में ये एक चीज बोली थी, मैंने भी बोली थी, नवनीत ने भी बोला था, फादर ने भी बोला था कि हमको खुद को जानना जरूरी है कि मुझे किस चीज से मोटिवेशन मिल रहा है। आई बिलीव our points are clear for you. थैंक Thank यू, you, थैंक्स फॉर thank you. कॉलिंग। सो ये आरती ने जो पूछा, ये आज के सभी यूथ की प्रॉब्लम है। सब लोग को ये लगता है सर मोटिवेट होने के लिए क्या करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे अगर आप मोटिवेट रहो ना तो आप पागल हो जाओगे। आप कभी मेंटल एसाइलम जाके देखना, वहां लोग ऐसे रहते हैं 24 घंटे मोटिवेटेड रहते हैं लोग, राइट। तो ये हंसी खुशी, दर्द, दुख, प्यार, गुस्सा सब होना जरूरी है, सबको फील करो। इसलिए मैंने एक चीज बोला था कि ये सब करते हुए तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होने की कोशिश करो कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ तो मुझे प्यार भी हम कर जाते हैं और बोलते हैं पता ही नहीं चला कब हो गया प्यार। ऐसा थोड़ा ना होता है, आपको पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि आप उस एहसास को फील करना आना चाहिए, एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट, तो अपने आप फिर एफर्ट्स लगाना शुरू करें। रिलेशनशिप के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी मूवी थी मोहब्बत है। जी जी जी। तो वो डायलॉग, और वो हमेशा मेरे होमिली में भी बोला हूँ, बहुत सारे युवाओं को भी बोलता हूँ। बहुत बार हम सोचते हैं कि इंसान को बदले, वो तब हम प्यार करें। हाँ तुम और आ रहा है मेरे कॉल। हेलो, हाँ एक मिनट, एल्विन यार ये ब्लूटूथ ऑन कर। आरवी, हाँ एल्विन 1 मिनट में उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। Yes, Alvin, you ask your question. Yes, you can ask. जी, ओके। एल्विन, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि सिमिलैरिटी कुछ नहीं है। देखो वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है, उनके भी 2 हाथ है, तुम्हारे भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं, सब कुछ वैसे ही है।
ये अभी जस्ट आज सुबह मैं एक बात सुन रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत अजीब अजीब नाम से बुलाते हैं, है ना? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो अगर आपसे प्यार से बात करेगा आपको अच्छा लगेगा, सही है? अगर आपको रेस्पेक्ट देगा आपको अच्छा लगेगा। इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो अगर आपको अच्छे से देखेगा नहीं, अच्छे से बात नहीं करेगा, तो कोई भी भले ही वो शाहरुख खान क्यों ना हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले ये जो प्री कंसीव नोशन है अपने दिमाग से हटा दो। ये इतना डरने की जरूरत नहीं है यार। तुम तालिबान में थोड़ा ना जा रहे हो, हैदराबाद है और इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी यार, इतना शानदार सिटी है वो, बहुत सुंदर। हाँ, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, राइट? इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है वहाँ पे। मतलब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हैदराबाद। तो इसलिए तुम जाओ और बस एक चीज करो कि लोगों का दिल मत दुखाओ, लोगों को कभी भी किसी भी चीज से जज मत करो, बस इतना कर लो। Am I right? मैं दो चीज़ अभी और यूज़ कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो जैसन सर ने कही बहुत खूबसूरत चीज़ है। दूसरी चीज़, हैव स्माइल ऑन योर फेस। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आप ऑफिस जाइए, पहली चीज़ कीजिएगा। क्या होता है जब हम लोग स्माइल करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा मिलनसार अच्छे दिल का बंदा है। आपकी मुस्कुराहट जो है आपके भीतर के दिल को लोगों को दिखा देती है। ये चीज़ कीजिए। जब हम लोग बोलते हैं ना कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हैदराबाद पहुंच गए और वहाँ पर लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। हम हमारे घर में एक पेट को लेकर आते हैं, वो तो बोलता भी नहीं बेचारा, हमको उससे ही प्यार हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी भोली सी सूरत देखकर, उसकी आंखों में हम देखते हैं कि उसकी आंखों में हमारे लिए प्यार है। उसके भीतर ये ट्रस्ट होता है कि हम उसको अच्छे से रखेंगे, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज़ है। जब भी आप किसी भी जगह पर जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, आप अगर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हो तो लोग आपकी तरफ खींचे चल जाते हैं। एंड दूसरी चीज़, इनिशिएट करो लोगों से बात करने की। इनिशिएट करके उनके साथ उनके कामों को अप्रिशिएट करो। झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोग बोलेंगे कि यार ये झूठा आदमी है, हर किसी चीज़ की तारीफ करता है, हमसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करो। ये 3 चीज़ करो, ये ट्रस्ट में 1 हफ्ते के भीतर आपके बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे आप। फिर आपको आउटिंग पर लेकर जाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे वहाँ हैदराबाद के मामा, मजा आएगा तुमको, उधर बोल रहा हूँ। और एल्विन, जो नवनीत ने बोला मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रखना बॉस जब चिल्लाए तो प्लीज मत मुस्कुराना। अब आप जाइए। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, राइट? ओके, तो ये ऐसी चीजें होती है। कई बार क्या होता है ना कि हम इनिशिएट नहीं करते। तुमने बिल्कुल सही बोला कि हम इनिशिएट नहीं करते और वो सामने वाला भी सोचता है ये इनिशिएट करेगा। ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, जब भी मैं किसी नए ऑफिस में जाता या कोई मेरे ऑफिस में नया आता तो अपने एटीट्यूड में रहता, किसी से बात नहीं करना, अपना कंप्यूटर में लगे हुए। एक बार एक बच्चा है और वो बहुत मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आया, गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपका शो देखा था सर, वहाँ पे आपका शो करते हो सर। पहले वो बोला कि क्या बिना कारण पॉलिशिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने उसको कोई भाव नहीं दिया, बिल्कुल लगा बटर पॉलिशिंग करने के लिए आया, मुझसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है। पहले दिन मैंने उसको कोई भाव नहीं दिया। फिर दूसरे दिन आया, गुड मॉर्निंग सर। बंदा सच में मुस्कुराहट वाला ही। एंड थर्ड डे मैंने उसको गुड मॉर्निंग किया। अरे वाह, गुड मॉर्निंग आशीष। अच्छा, खुश हो गया। तब मुझको समझ आया कि मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत चीज़ है। धीरे धीरे फिर उसके साथ काम करके समझ आया कि नहीं, वो पैशनेट भी काम को लेकर। ये चीज़ें ग्रेजुअली होती है मुझे लगता है, लेकिन सबसे पहले मुस्कुराहट ही होती है। अच्छा, आजकल लोगों को थोड़ा सा ये भी है, जैसे अभी कल मेरा एक कॉर्पोरेट सेशन था, राइट? सब जनरल मैनेजर एंड अबव लोग बैठे हुए थे, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज स्माइलिंग। मैंने इतना शानदार जो क्रैक किया था, तो उनकी हंसी यहाँ तक थी। बस वो उनकी सबसे भयंकर वाली हंसी। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार इंसान को ये लगता है कि मैं हंसता रहूंगा तो मेरे को लोग सीरियसली नहीं लेंगे, राइट? मैं मुस्कुराता रहूंगा तो लोग मुझे समझेंगे कि ये लाइफ में सीरियस नहीं है। यार, सीरियस होने की जरूरत भी नहीं है। सीरियस इंसान एक ही जगह होता है, आईसीयू में। और हम 24 घंटे जो है वो सीरियसनेस शुरुआत में पता है नाटक करता है इंसान, जैसे तुमने अभी बोला कि हाँ मैं तो अपने उसमें रहूँ, मैं मुस्कुराता नहीं। फिर धीरे धीरे आपको क्या लगता है, देवानंद ऐसे पैदा हुए होंगे क्या? उन्होंने शुरुआत में एक्टिंग करी, फिर वो ऐसे ही हो। हाँ, फिर ऐसे ही होगा। तो आपको अगर फेक इट अंटिल अनलेस यू मेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आप मुस्कुरा नहीं सकते हो ना, भले ही शुरुआत में थोड़ा प्लास्टिक स्माइल लेके आओ, कोशिश कीजिए, कोशिश करो, धीरे 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 धीरे। जैसे मैं बिना मुस्कुराए रह नहीं सकता हूँ,
तो ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे दांत दिए, ये क्रेडिट पूरा मेरे डैडी को जाता है कि उन्होंने जो जो से दांत निकाले थे मेरे बचपन में, जो कि मेरी बेटी के साथ नहीं हो पाया, उसके दांत टेढ़े मेढ़े। तो बात ये है कि आप बस एक चीज को समझना जरूरी है कि आप ये जो स्माइल रखते हो, ये एक पॉजिटिव स्माइल जब तक नहीं होता तब तक करते रहो, एफर्ट लगाना इसमें भी जरूरी। नकल करते करते असल हो जाती है, असल हो मुझको जाती ऐसा है, लगता very है। good। अभी जो आपने बात बोली ना, ये हंसने मुस्कुराने वाली, मतलब ये आज की तारीख बीमारी है। हाँ। जो लोग नहीं हंसते, इतनी बड़ी बीमारी। आप घूम रहे हैं और आपके आसपास मुर्दा लोग घूम रहे हैं, हाँ। जिंदा मुर्दा लोग, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं आती। अभी मैं जो आप बोल रहे हो, मैंने एक एक्टिविटी की भी पिछले एक हफ्ते, उसका नाम था इंदौर हंस रहा है बारिश की है। इंदौर के लोग हंस रहे हैं तो भगवान बरसते रहिए आप, क्योंकि गाना आया था मेरा यार सर, पूरा इंदौर मेरा यार है, बारिश की जाए। एंड वी वेंट ऑन द रोड्स एंड वी आस्क्ड पीपल टू लाफ, फनी लाफ दीजिए, और लोग कैसा दिस मच हाउ कैन लाफ। यानी आप हंस नहीं सकते तो आप इंसान क्यों हैं? भगवान ने मुस्कुराहट तो हमको ही दी है सर, जानवर तो नहीं हंस पाते बेचारे। आप जरूर लोग ट्रेन करें तो कुत्ता भी हंस रहा है, बिल्लियाँ भी हंस रही है, यूट्यूब पे हम लोगों ने देखे वीडियो। लेकिन इंसान को हंसने की अगर क्षमता भगवान ने दी है तो हंसिए, खूब हंसिए। और जब कोई जोर से हंसता है उसको चुप मत कीजिए कि क्या कर रहा है तू, और हंस यार। मेरी बात इतनी जोर से हंसती है, मूवीज आती है, वो सड़े सड़े सीन पे भी तेज से हंसती है। शुरुआत में बोलता चुप, फिर मेरे को लगा नहीं यार, और मेरी बीवी 500 रुपये खर्च किए तो हंसो। मेरी बीवी की बहुत खूबसूरत बात है कि मैं एक जोक उसको 10वें बार भी सुनाता हूँ ना, तब भी उतने ही जोर से हंसती है। और हंसते हुए ना, आपने पहले भी सुनाया था यार। मैंने बोला बहुत अच्छा लगता है। जोर से कैसे हंस लेती हाँ है? जी। क्या? Hello, यस जॉय। Joy speaking here. Yes, Yes, sir, yes. Father, bring one query ओके। about relationship. Yes. Go ahead. No. I have to ask that what money feels in a relationship, because many of the relationships are broken because of that. What is the role of money in a relationship? Your question is this? Yes. Okay. देखो, पैसा तो होना चाहिए भाई, है ना? बिना पैसों के तो कुछ नहीं हो सकता। बट प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। वैसे तो रिलेशनशिप में टाइम भी देना है, एंड टाइम इज इक्वली मतलब इक्वल है मनी जैसा, राइट? तो हर चीज जरूरी है, बट प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, इफ मैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करूं, मैं अपनी कंपनी के साथ तब तक जुड़ा रहूंगा जब तक मेरी कंपनी को मुझसे प्रॉफिट हो रहा है, जब तक मेरी कंपनी को मुझसे पैसा आ रहा है। और मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा, राइट? और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो एक बार वो समझ जाएंगे, 2 बार समझ जाएंगे, 3 बार समझ जाएंगे, चौथे बार तो वो भी बोलेंगे ना, तुम बाप हो यार, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है, कहां पे किस चीज की अभी जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. राइट? तो प्रायोरिटी आप डिसाइड करो। व्हाट यू से? 100% प्रायोरिटी पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है 12th फेल। एक बंदा जो कि 12वीं क्लास में फेल हो जाता है, हाँ, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको IAS ऑफिसर बनना है। हाँ, तो कैसे IAS ऑफिसर बनता है, हाँ, मैंने भी देखा है ना? था। और बहुत खूबसूरत कहानी है एक मुरैना के बंदे की। हाँ, सो उसकी जो वाइफ है अभी, वो भी एक IAS ऑफिसर है। हम्म, तो वो साथ में उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो उस लड़की ने, आई एम श्योर उसके पहले भी कई सारे प्रपोजल्स आए होंगे, लेकिन उस लड़की ने इसी बच्चे को क्यों चुना, इसी लड़के को चुना जो कि घर से भी गरीब था, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे नहीं थे। कहीं ना कहीं वो जोश और जज्बा तो उस बंदे में हो कि आज भले मैं गरीब हूँ, कल जरूर अमीर बनूंगा। प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति को चुनते हो लाइफ में, ठीक है? फिर उसके बाद आप ये मेक श्योर करते हो कि जब मैं जिस भी किसी के साथ जुड़ूंगा उसके लाइफ की सारी खुशियाँ दूंगा। ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने किसी से इसलिए शादी नहीं की कि वो सिर्फ उसको प्यार करते रहोगे, प्यार से पेट तो नहीं भरता। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको लाइफ में सारी खुशियाँ दो जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। अगर उसको लगता है कि घर इंपॉर्टेंट है, उसका खुद का घर होना चाहिए, तो आप उसको घर बना कर दीजिए। और उसको लगता है कि कार भी एक अच्छी चीज़ है तो कार होना चाहिए, तो कार खरीदिए। अगर लगता है कि नहीं बाइक पे जीवन जी ले तो बाइक ठीक है। अगर लगता है जंगल में जीवन अच्छा, जंगल में चले जाइए। ये सब प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल। अगर ये प्रायोरिटीज पर आप खुश होते हो, वो खुश होते हो, और ये म्यूचुअल खुशी है, इंडिविजुअल खुशी नहीं है, म्यूचुअल खुशी है। जैसे मैं और मेरी वाइफ कभी कभी सोचते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग किसी जंगल में एक छोटा सा घर बना लें, हमारे बेटी का 12th हो जाएगा, उसके बाद फिर जो करना चाहे करें, वो ग्रेजुएशन करना है करे, ना करना है करे, हम एक जंगल या खेत में रहेंगे। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है।
उसमें पैसा नहीं आता ना फिर। तो ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत की, जैसे सर ने कि प्रायोरिटी डिसाइड की, जो उसके बाद फिर उसके ऊपर एफर्ट्स पुट की, पैसे तो फिर भी चाहिए। बिल्कुल। मिल गया जोएल आपको आंसर? Thank you. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो पैसों को लेके भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं वैसे, राइट? आजकल तो भैया जिस इंसान के पास पैसा है वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा लोगों की धारणा है। पर ये मैं तभी टूटा भी है कोरोना टाइम पे कि अमीर अमीर लोगों को रेमडेसिविर हाँ बिल्कुल। यस Femin. So, Femin, I'm from Madhya Pradesh. यस फमीन सर मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं। अभी पिछले महीने जब कोविड का सेकेंड वेव का शुरू हुआ था तो ये केस आया था कि एक टीचर है, वो हाई सेकेंडरी स्कूल की टीचर है। तो उनका एक बेटा है जो 24 साल का है और वो भी एक IT प्रोफेशनल है। ओके। तो उनका एक दिन एक ऐसा पूरा दिन हुआ था उनका, जिसका ऐसा था कि उसके पापा जो है उनका एक शॉप है, मम्मी टीचर है और ये लड़का एक IT प्रोफेशनल है। इशू ये हुआ था कि रात को 12 बजे के बाद ये लड़का है, इसने किसी अननोन फ्रेंड, उनके फेसबुक में आजकल बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट आते हैं, तो उसके साथ उसने फ्रेंडशिप बनाया। रात को 1 बजे फ्रेंडशिप बनाया और सुबह 4-5 बजे के अंदर उसके अकाउंट से 40,000 रुपीज डेबिट हो गए। और इशू ये हुआ था कि उन लोगों ने इतनी गहरी दोस्ती 3 घंटे में बना ली और उनके कुछ वीडियोस वगैरह भी लीक हुए। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। लेकिन एक्चुअली जो किया था वो बिग टीम ऑफ स्पैमर्स जो दिल्ली बेस में है, और हमने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ करके देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जिसने इनको डराया था उन लोगों ने फेक प्रोफाइल रख के ये लड़के को धमकाया था और बोला गया है कि अगर तुमने इतना रुपया नहीं दिया तो हम अपनी वीडियो लीक कर देंगे। और ये लड़का जो है घबराहट में नहीं सो पाया, मतलब एकदम से डिस्टर्ब हो गया। ही इज अप टू लाइक ही इज सपोज्ड टू डू अ सुसाइड। लेकिन जब सुबह मम्मी ने इसको मिला तो एकदम से नाराज था, उसको पूछा क्या हुआ बेटा, तो ये रोने लगा। तब जाके इसने इसकी मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे हिस्सा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा मेरे अकाउंट में से इतना पैसा गया, ये सब हुआ, ऐसा सब हुआ करके बोला। उसके बाद जब ये मैम को ये पता चला तो मैम ने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्हें मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे उसको, क्योंकि हमसे वो काफ़ी जुड़े हुए थे। तो हमने उनका जो समस्या है उसको देख के उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन इसका एंड में ये हुआ था कि इसकी मम्मी ने इसको बोला जब तूने पहली बार अमाउंट ट्रांसफर किया तब तूने क्यों नहीं बोला मेरे। और उसके बाद दूसरा जो हिस्सा हुआ था ये था, इसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि इसके पापा को आप बताना, हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी उनके फैमिली और उनका जो फैमिली बेस है थोड़ा हाई प्रोफाइल है। तो उनको ये जब उनके पापा को इसके बारे में पता चला तो उनके पापा ने मुझे कॉल किया था। तो एक साधारण एक शॉप चला, किराना का दुकान। अच्छा। और जब उनके पापा को ये पता चला उन्होंने मेरे को बस इतना ही बोला कि सर इतना ही करना है कि ये जो ऐसा हुआ है ये हमारे घर के दीवार के 4 इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। इसके लिए क्या करूँ मैं और कैसे करूँ। और जब मैंने ये लड़के से इसके बारे में पूछा तो इसने मेरे को बोला कि सर मैं पूरा एकदम से आई फील लोनलीनेस, कोविड का लॉकडाउन भी चल रहा था, काम भी नहीं हो रहा था, ना फ्रेंड्स है, जो मतलब जो उनका टाइम पास है कुछ नहीं हो रहा था, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। मीनवाइल किसी ने इसको ऐसे ट्रैप पे फंसा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब इसके एम्प्लॉय की इससे बातें की, सब कुछ किया, तभी उसके मम्मी और पापा ने मेरे सामने उसको बोला और ये सब होने के फर्स्ट स्टेप तूने लिया था, अगर तूने मेरे को पहले हमको पहले बोल दिया होता तो हम इसको अच्छे से निपटा लेते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फैमिली में ऐसा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माना ऐसा है कि मम्मी जो जॉब पे है, पापा जॉब पे है, बच्चे भी जॉब पे है, मतलब सबकी अपनी कमाई है। मतलब जो चाहे जैसे भी उनको कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। उससे तो बोलते मेरा बेटा कमा रहा है, मेरा बेटी कमा रहा है, वो उसके हिसाब से जी रहा है, ये उसके हिसाब से जी रहा है। उसके पापा चल रहे
कम से कम 5 साल पुराने एक्टिवा पे, वो चल रहे 2 साल नए वाले जावा पे, वो भी सिंगल सीटर है। और जब मैंने उसको पूछा तो वो बोलता नहीं, मम्मी पापा तो उनके गाड़ी में जाते हैं। और मैं अपने हिसाब से मैंने बोला एटलीस्ट डबल सीट तो लगाओ, तो बोला नहीं, तो माई पर्सनल थिंग। तो ऐसा वाला क्या है, मतलब क्या रिलेशन है? फेमिन, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरी भी बेटी है एंड शी इज़ 13 ईयर्स, और वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ देखा है दैट यू नो आई नेवर स्टॉप हर फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को नेगेटिव चीज़ पता नहीं होता है, बट हम जब बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ना तो दे स्टार्ट सर्चिंग दोज नेगेटिव थिंग, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीज़ आप बता रहे हो, ये शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में 80% यूथ की प्रॉब्लम है। मैं आप सभी लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को एक चीज़ बता दूं, अपने स्टेटस, अपना जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, उसमें कहीं पे भी आपका जो फीलिंग है ना, वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिस स्कैमर्स आर एक्चुअली यूजिंग दैट ओनली। तभी तो उसको पता चला ये अकेला है, तो ही उसके मतलब जितना आदमी वल्नरेबल होगा उतना जल्दी सामने वाला उसको यूज कर सकता है। अपनी वल्नरेबिलिटी, लोग का थोड़ा सा मतलब अपने दोस्त के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो वो जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं कि प्यार झूठा होता है, राइट। आप देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, नेगेटिविटी की हद देखो। अभी एक अक्षय कुमार का फिलहाल 2 का गाना आया, 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन क्रॉस कर गया हो। तो इसका, और वो गाना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है यार, राइट, बड़ा अजीबोगरीब लिरिक्स है उसके, बट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस थिंग। उनको लगता है कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरी जिंदगी, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। और अगर नहीं भी हो रहा होता है तो कनेक्ट करके देखना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे मेरी बेटी ने ना मेरे अकाउंट से उसने लॉगिन कर रखा है, तो मुझे पता रहता है वो क्या क्या सर्च कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। मैं उसके ऊपर ऐसा नहीं कि वॉच रख रहा हूँ, बट मुझे पता रहता है कि वो क्या कर रही है। और आज तक मैंने कभी उसको ऐसा कुछ गलत चीजें करते हुए नहीं देखा। हाँ, अभी उसके इंस्टा पे कभी एक ने मैसेज किया कि आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो करो, तो शी केम टू मी, शी आस्क्ड मी कि डैडा ये सही है, गलत है, करना है, नहीं करना है। और मैंने उसको थोड़ा सा उसको रिसर्च किया, मुझे लगा यार इसमें इतना वो है कि मैंने बोला बेटा इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम तुम्हारे रील्स बनाओ, खुश रहो। सो आपको भी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। आप अपना, अच्छा पेरेंट्स खुद नहीं चलाते हैं तो उनको इंपॉर्टेंस भी नहीं पता है, राइट। तो मैं मानता हूं कि सभी पेरेंट्स को अकाउंट तो खोलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी मम्मी को जब तक उन्होंने फेसबुक यूज नहीं किया था, व्हाट्सएप नहीं यूज किया था, उनको लगता था कि यार फोन क्या है यार, फोन लेके बैठा रहता है। अब वो खुद दिन भर लेके बैठी रहती है, अब उनको लगता है कि हाँ यार कितने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। सो ये भाई सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी, इट्स अ ब्लेसिंग, वरदान है ये। तो अब कोई भी चीज अगर शक्कर बहुत ज्यादा हो जाए, इस चाय में अगर बहुत ज्यादा शक्कर डाल दे तो भी वो सही नहीं होता। तो एक समझ आपस में डेवलप करना जरूरी है। एंड प्लीज डियर यूथ, आप लोग अपने स्टेटस में या अपने, और रात के 11 बजे तो बाद तो कभी यूज ही मत किया करो। मेरा पर्सनल बात ये है, रात के 11 बजे बाद अंदर का शैतान जाग उठता है। सीरियसली मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। ये 11 बजे बाद पता नहीं कुछ मैसेज आते हैं, उसके डेप्थ में आप जाते हो ना तो आपको लगता है बाप रे मैं कहाँ पहुंच गया, कैसे कैसे मैंने बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज एक सिस्टम बना दीजिए कि हाँ इतना है, इसके बाद मैं ये यूज नहीं करूँगा। अगर वो डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी कर सकते हो, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हो। व्हाट डू यू से? आपने ऑलमोस्ट सभी बोल दिया। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, फेमिन राइट, फेमिन आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसमें खुद ही बहुत सारे आंसर्स थे आपकी तरफ से कि वो बच्चा जो है वो अपने खुद की गाड़ी ओन कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो म्यूचुअल है। एक हाथ से ताली नहीं बज रही, दोनों हाथ से ताली बज रही है। सो लड़का भी अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट कर रहा है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना कि रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ बच्चे को ये विश्वास दिलाना कि वो कुछ भी करेगा तो पेरेंट्स उसके साथ में हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे ये मैंने बचपन में देखा है कि मेरे वो दोस्त जो कोई झगड़ा वगड़ा करके आते, उनके दोस्त के पिताजी हमारे साथ होते थे, कोई नहीं मैं निपट लूँगा रे। और हम लोग मार खा के आते तब भी हमारे पिताजी कुछ नहीं बोलते। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरा दोस्त मार के आता है तब भी पिताजी साथ में, मार खा के आता फिर तो पिताजी साथ में ही है। तब से फिर मैंने अपने एक अलग एटीट्यूड तैयार किया, इस तरह गुंडे दोस्तों के साथ रहना शुरू करा।
तो मुझको समझ में आया कि भाई साहब आपको अपने बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा कि आपसे अगर गलती हो भी गई किसी गलती से, आप ये ट्रस्ट रखोगे, हाँ आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ये चीज़ जिस दिन हो जाती है ना, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, हाँ हो जाए तो हो जाए क्या है, मैं तो हूँ तेरे साथ, हो जाए तो हो जाए, भाड़ में जाए। बिल्कुल सही, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की तारीख में ये स्पेशली इस पैंडेमिक के टाइम पे इस तरह के स्पैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मीडिया, सोशल मीडिया पर आपको व्हाट्सएप मैसेज आना कि 50 रुपये में 5 वीडियो, 100 रुपये में आपके साथ 1 घंटे बात की जाएगी वीडियो चैट पे, ये बहुत ज़्यादा, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल ये। और इस तरह से बहुत सारे लोग फंसे भी हैं। इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप इस तरह के मैसेज को तुरंत ब्लॉक कीजिए। आपने इसमें जितना इन्वॉल्व होने की कोशिश की उतना आप फंसते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, पहली चीज़ आप तो इसको ब्लॉक कीजिए। दूसरी चीज़, आप एक टाइम जैसे आपने कहा ना 11 के बाद मोबाइल पटक दो, कहीं और पड़ा रहे और मैं कहीं और हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका मोबाइल कहाँ है। किसी और के मोबाइल से आप घंटे करके नेक्स्ट मोबाइल ढूंढो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल से इतना प्रेम क्यों है यार, सही बोला, जितना प्रेम करो उतना फंसोगे। तो अभी मैंने एक प्रैक्टिस शुरू करी है कि मैं ट्रैक कर दूं कि मैंने दिन भर में कितने घंटे मोबाइल यूज़ किया। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करूँ। ये आप भी कीजिए ना, हर इंसान करे कि मैं अपने आप की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करूँ। तो फालतू टाइम तो अपने मोबाइल को नहीं दे रहा हूँ यार, क्यों दे रहा हूँ आप? बिल्कुल तो उस टाइम को क्रिएटिवली यूज़ करें, कुछ अच्छा पढ़ लें, कुछ अच्छा लिख लें, पुराने दोस्तों से बात कर लें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही करा कि हम लोगों ने जिसको हवा बना रखा है, अरे वीडियो लीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, हो जाए तो हो जाए। मतलब आप, मेरे डैडी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि बेटा अगर तू किसी का मर्डर भी करके आएगा ना तो मेरे पास आना, मेरे को आके बताना, क्योंकि इस दुनिया में कोई बचा सकता है तो मैं ही बचाऊंगा। और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरे अंदर दिया, तो शायद मैंने कभी कोई चीज ऐसा गलत किया भी नहीं, सोचा भी नहीं है। सो दिस कॉन्फिडेंस वी नीड टू गिव एज पेरेंट्स, दैट इज व्हाट माय पॉइंट। होपफुली आपको आंसर मिल गया। सर एक और हिस्सा मैं आप पे जोड़ना चाहता हूँ प्लीज। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे केरल में एक दोस्त है जी, उसका लेफ्ट शोल्डर पे कैंसर है। ओके, वो कैंसर की मतलब जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट है, वो करके घर वापस आया। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब अपने रूम में था वो, उसको एक ऐसा ही फेसबुक में से एक फ्रेंड आया, उसने पैसे किया, उसके बाद उन्होंने आपस में नंबर शेयर किया, अमाउंट शेयर नहीं किया, नंबर शेयर किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप पे, और वो देखते जा रहे, लेकिन जो ऑपोजिट है वो ब्लैक कलर था, मतलब जो ऑपोजिट है उसने कॉल किया, उसने उसका वीडियो ब्लैक रखा है और इसने इसका वीडियो, तो उससे ही वाज जस्ट फाइंडिंग इट आउट, ओके, कि कौन है करके देखा। अप टू 30 सेकंड्स उन्होंने ये वीडियो कॉल चालू, उसके बाद कॉल कर दिया। उसको जब उसने उससे हाई बाई कुछ कहा तो नंबर ब्लॉक था। लेकिन उसके 5 मिनट बाद एग्जैक्टली जहाँ पे वो ब्लैक कलर था वहाँ पे एक मतलब एक पोर्नोग्राफी टाइप एक वीडियो चिपका के और इसका वीडियो उसके साथ मिक्स करके इसके जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं उसका पूरा डिटेल जो स्पैमर उसने निकाल के रखा था। और साथ ही साथ ऐसा हुआ था कि इसको बोला कि 80,000 रुपीज आप ही गूगल पे करो, नहीं तो ये पूरे आपके फ्रेंड्स के पास चले जाएगा। और इसके साथ क्या हुआ था कि जब इसको ये पता चला तो ये एक रिट्रीट सेंटर में है, तो वहाँ के सिस्टर ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हें ऐसा है, ऐसा हुआ है, तो मैंने पूछा कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया इसने, तो बोला कि 10,000 रुपये इसने ट्रांसफर कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ है कि लोग इनका डिमांड 80,000 था, मैंने 10 दिया था, बाकी 70 बैलेंस था। और इसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और इसने उसका स्क्रीनशॉट सब भेज दिया इसका बैंक अकाउंट का। फिर भी उन लोगों ने नहीं माना, उन लोगों ने क्या किया, इसके जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स थे सबको मैसेंजर पे ये वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। ओके, एंड नाउ द सिचुएशन इज दैट उसने वो फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया। ओके, लेकिन लोग उसको, उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब लोग उसको फ़ोन करके पूछ रहे कि क्या है करके। जो स्कैमर है उन लोगों ने इसका वीडियो ऐसा बनाया था कि एक्चुअली ही इज डूइंग दैट। ओके, तो मतलब ऐसा सोशल मीडिया का ये जो रिलेशन है जी, ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि आजकल हर लोग अपने शरीर को ही मोबाइल से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही। सो फेमिन, इसको अगर सम अप करें तो मैं सभी के लिए, स्पेशली मैं बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, जब आप किसी प्रोफाइल पिक्चर को देख के इम्प्रेस होते हो तो प्रोफाइल पिक्चर इंसान बहुत सोच समझ के बनाता है, राइट? जब तक आप इंसान से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, उसके लिए कोई पॉजिटिव
या नेगेटिव धारणा कभी मत बनो, राइट? सिर्फ बात, क्योंकि इंसान, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कई बार मैंने गूगल करके सेंटेंस निकाल के मैंने छाप दिया है और उस सेंटेंस से सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, राइट? तो आप चैटिंग के थ्रू अगर किसी से इंप्रेस हो रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर हाँ आपको कोई पसंद है ना, अच्छी बात है, चलो आपने देखा सोशल मीडिया में, उससे फिजिकली मिलो, कहीं बुलाओ, हाँ कहीं उसको बुलाओ, और उसके बाद ही कभी वीडियो चैट करना, या वीडियो चैट उससे पहले कभी मत करना, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड स्पेशली फॉर, अच्छा दूसरी बात, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उसमें अगर पेरेंट्स हैं और स्पेशली पापा हैं और उनकी बेटी है, प्लीज दिन में 1 या 2 बार उस बेटी को हक करो, राइट? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, राइट? वो कितनी भी बड़ी हो जाए, तुमको उससे हेजिटेशन, उसको एक मेल टच फील करवाओ कि क्या होता है एक मेल टच। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, इसको गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि बेटी वो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे शरीर का एक अंग है, तो उससे तुम्हें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप करोगे ना तो उसको बाहर जाके कहीं पे भी उस चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको लगेगा मेरे घर में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हूँ। नहीं तो क्या होता है, एक उम्र के बाद ये लाजमी सी बात है कि बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को ऑपोजिट सेक्स को टच करने की एक बड़ी इच्छा होती है, राइट? उनको लगता है कि एक बार टच करने में क्या जा रहा है, स्पेशली बॉयज स्कूल में हो या गर्ल्स स्कूल में हो। तो ये फीलिंग प्लीज एज अ मतलब फादर ऑफ अ डॉटर मैं ये करता हूँ। मेरी बेटी को रोज सुबह उठता हूँ तो अगर मैं घर पे रहता हूँ तो मैं उसको हक करके उठाता हूँ, राइट? कई बार मैं उसको, अभी काफी मेरे बराबर की हाइट है लेकिन उसको ऊपर से उठा के मैं नीचे तक लेके आता हूँ। तो ये फीलिंग उसको दो, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अगर ये चीजें आप एज ए फादर करने लग गए ना तो आपकी बेटी कहीं इधर उधर प्यार ढूंढने नहीं जाएगी, मैं गारंटी देके बोलता हूँ। और अगर उसको कहीं मिलेगा भी ना, उसके साथ बैठ के बात करो। मैं एक चीज करता हूँ मेरी बेटी के साथ, हम लोग वीक में एक दिन बैठ के ना क्वेश्चन आंसर करते हैं। यू आस्क 10 क्वेश्चंस टू मी, राइट? आई विल आस्क 10 क्वेश्चंस टू यू। इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड हर कि तुमको किस चीज से बुरा लगता है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, राइट? वो मुझसे पूछती है, मुझे समझ में आता है कि हाँ ये सब इसके अंदर चल रहा है। सो दिस इज अगेन अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चों को इन सब चीजों से दूर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट माय आइडिया। So thank you so much, Febin, for giving your beautiful inputs. एक और बात बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे युवाओं में, स्पेशली गर्ल्स को मैं देखा हूँ, कहीं पे भी जा रहे हैं छोटा सा स्टेटस डालेंगे, सेल्फी लेंगे, वी आर मूविंग, वी आर इन दिस कॉफी हाउस, हम ये पिकनिक इधर जा रहे हैं इस स्पॉट पर। तो मतलब मैं एक दो यूथ को बोला भी, मैंने बोला यार फुटप्रिंट छोड़ देते हैं, बताने की क्या जरूरत है? ठीक है तुम होटल में हो, कहीं जा रहे हो बाइक पर, कुछ भी कर रहे हो, बाद में डाल लो। क्यों बता रहे सब सारी दुनिया को? ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो हम लोग खुद ही छोड़ते हैं, ये गलत है। और इसीलिए बहुत सारे जन को पता चल जाता है कि वो उनको क्या फीलिंग है। कभी कुछ Yes. ब्रेकअप रहा, उन्होंने वो आंसू वाला एक डाल दिया तो पता चल गया कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग है। रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मतलब मैं काउंसलिंग कर रहा था, एक लड़की की काउंसलिंग कर रहा था, तो लड़की ने आके मेरे को बताया कि सर मैं ऑनलाइन एक बंदे से बात कर रही थी, ठीक है, और होता है ना कि हाउ मच यू नो मी, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं दैट व्हाट्स योर फेवरेट कलर, तो 5 कलर होते हैं उसमें से आप करते हो ना, ऐसे 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको शूट करता हूँ मैं। इफ यू नो मी तो 20 आउट ऑफ 20 आंसर आएगा, ठीक है। बोले बंदा मेरे को इतना जानता था सर कि 20 आउट ऑफ 20 आंसर उसने सही दिया, गॉट इम्प्रेस। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मुझसे तो तुम पहली बार मिल रहे हो ना, मुझे भेजो, राइट। तो शी सेंड, और मैं गया 20 आउट ऑफ 20 सही करके। उसने बोला सर ये कैसे किया आपने? मैंने बोला देखो आजकल ब्राउजर्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि क्या है ना, आपने सपोज गूगल क्रोम में जाके आपने उसको खोला, आपने पहला गलत कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया, उसको बंद करो, आप दूसरे वाले ब्राउजर में जाओ, वो शुरू से बताएगा। लेकिन जब वो गलत होता है ना तो सही कौन सा है वो बता देता है। तो एक बार में क्या करते हैं कि आपको पता चल जाता है, चाहिए गलत था ये सही था, ये गलत था ये सही था, दिमाग में आ गया, राइट। अब उसके बाद वो नए ब्राउजर में जाएगा और पूरा डालेगा, एंड यू व्हाट यू आर डूइंग, वाओ कितना समझता है ये इंसान मेरे को यार। तो प्लीज ऐसे लुभावनी चीजों पे मत जाओ। मैंने बोला ना, आप आमने सामने बैठ के क्वेश्चंस करो, चलो तुम बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है,
तो फिर बात बने, राइट? तो इस बात को मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ, मेरे उस उम्र में ये सब चीजें नहीं थी। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं बर्बाद हो जाता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा था उस जमाने में। मैं कोई मतलब कोई सीधा साधा बच्चा नहीं था, दुनिया भर के बड़े बड़े कांड करता था। अगर ये भी मिल जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं फिल्मों से इतना इम्प्रेस था कि एक टाइम पे दीवार देख के मैं स्मगलर बनने को तैयार हो गया। मुझे लगा था यार स्मगलिंग इज द बेस्ट जॉब, राइट? बिल्डिंगें खरीद सकते हो आप। वो तो ऊपर वाला मेरे साथ था कि उसने कोई स्मगलर से मिलवा नहीं दिया मैंने। तो फिल्में देख के मैं फौज भी ज्वाइन किया मैंने, फिल्में देख के मैंने बहुत सारे काम किए, डांस सीखा मैंने गोविंदा का इल्जाम फिल्म देख के। सो उस टाइम एक ऐसा, उस टाइम दिमाग भी बहुत चलता है। आप एक गाना, उस टाइम एक फिल्म देखने जाते तो मैं एक गाने के लिए देखने जाता था, इतना शार्प दिमाग था कि वो पूरा गाना मेरे को रट जाता, राइट? बट आज नहीं होता है क्योंकि आपको लगता है यूट्यूब में देखेंगे। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, जब आप दुखी होते हो तो दुख भरे गाने मत सुनो। उस टाइम खुश वाले, मतलब उस टाइम यो हनी सिंह के गाने सुनो, हाँ बिल्कुल बादशाह के गाने सुनो, मजा आना चाहिए आपको। और जब आप बहुत ज्यादा खुश हो ना, तब दुख भरे गाने सुनो, तो आपको लगे कुछ तो भी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब इंसान दुखी होता है ना, तो वो उस गाने को सुनकर रिलेट करना शुरू करता है। दुखी हो जाता है, हाँ बारिश हो रही है ना, ये हो रहा है। So that is what our points on relationship, and thank you so much for listening us, and thank you Father, thank you आत्मदर्शन। बट मैं जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपका कोई सवाल है? कुछ हम बोले जा रहे हैं। आप एक क्वेश्चन पूछो। यस यस, एनी मैं क्वेश्चन। अगर ऐसा, मतलब जैसे वो उनका कॉल आया था कजिन का, तो उनने ये बोला था कि पेरेंट्स का इनपुट जैसा है, मतलब वो अपने स्ट्रगल्स हटा के रखते हैं। देखो उस टाइम पे ये था कि शायद मुझे लगता है बच्चों को भी पता होना चाहिए पेरेंट्स के स्ट्रगल्स क्या हैं। वो भी एक रिलेशन है। आप अगर हमेशा सिल्वर प्लेटर अपने बच्चे को दोगे, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है। वो हमेशा अच्छा ही जाएगा अपने जीवन में, पेरेंट्स भी हमारे लिए अच्छे ही जाते हैं, लेकिन आगाह कराना कि ऐसी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एंड बी देयर। आपके साथ कल को ऐसा हो तो बी आर देयर ट्रू, बट देन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ स्ट्रगल्स हैं, कहाँ आपको कहाँ कैसे जाना चाहिए, ताकि कल आपको डाउनफॉल हो तो आपको ये नहीं लगे कि यार ये सब कैसे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में देखा है, मम्मी डैडी भैया जो भी हैं, सब लोग हर चीज़ बताते हैं। भैया के इशूज़ हों, मेरे हों, डैडी के, मम्मी के बताते हैं। हाँ, एक लिमिटेशंस होती है, सर्टेन लिमिटेशन रहती हैं, बट देन बताते हैं कि यार ऐसा हुआ। डैडी ऑफिस डेली आके, डैडी का रूटीन है, घर आने के बाद डिनर करने बैठो, साथ में बैठ के बताओ कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा तो फैमिली मैन। हाँ, ऑल्सो मेरा ऐसा डैडी को देख के शायद मैंने वो चीज़ अडाप्ट कर ली। मैं घर जाती थी, सबसे पहले मेरे रोने चालू कर देती, मम्मी ऑफिस में ऐसा हुआ, मम्मी ऑफिस में ऐसा। बट देन शी लिसन्स, एंड एट द एंड ऑफ द समडे शी इज लाइक प्लीज स्टॉप, इट इज ओके। समझ आता है मुझे, मतलब ठीक है, मेरे को उससे समझ आता है कि ठीक है, सुन रहा है। जी जी जी। तो उससे वो चीज़ भी अडाप्ट हो जाती है कि हाँ ठीक है यार, मेरे घर में मेरे को वो फीलिंग मिल रही है, तो मुझे कहीं और ढूंढने की जाने की बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट आई से। एंड जैसे मैं अपनी बेटी के साथ एक चीज़ करना शुरू किया है अभी इस लॉकडाउन के टाइम से, उसको क्या ना, हर हफ्ते में कहीं उसको मैकडी से कुछ चाहिए, KFC से कुछ चाहिए। मैंने उसको 500 रुपये दे दिया मैंने उसको, राइट? मतलब दिस इज फॉर योर एंटायर मंथ, राइट? अगर कुछ चाहिए तो इस 500 में से आप मेरे को दोगे, जितने का भी होगा, राइट? नाउ शी स्टार्टेड सर्चिंग। पहले क्या होता था, वो जिंगर 4 ले आओ, 5 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो अब वो समझ गई है यार मेरे पास 500, मैंने बोला 500 मैनेज, हाँ इसी में मैनेज करना है। अब तुमको कोई ड्रेस लेना है, कुछ करना है, यू नीड टू बोरो फ्रॉम, और फिर अगले महीने वो कट जाएगा उसमें। तो अब तुमको देखना है कि क्या करना है, और मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ, दैट इज अ गिफ्ट, राइट? बट इफ यू वांट फ्रॉम योर साइड, देन यू नीड टू सीक फॉर इट, यू नीड टू परस्यू दैट। तो ये एक छोटा मैंने अभी एक्टिविटी उसके साथ करना शुरू किया, तो शी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी। उसको पहले पैसे गिनती नहीं थी, 500 रुपये देती थी दुकान पे, और जो सामान लेना वो लेके आ जाती थी, वापस पैसे नहीं लेती। तो ये चीज छोटी चीज़, हाँ छोटी, और ये आपने बिल्कुल सही बोला, हमारा स्ट्रगल बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। पर मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जैसे अपन हम लोगों की बात करें, हम लोग जनरेशन के लोगों की बात करें, और इनकी जनरेशन के बच्चे मुझको लगता है बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हाँ, ये तो है। मैं जैसे अपनी एज में आपको इमेजिन करता तो मैं इतना शायद बातचीत नहीं करता था, इतना ज्ञान भी नहीं रखता था कि पापा का स्ट्रगल क्या होता होगा, होता होगा कुछ यार।
नहीं ये नहीं ये पता लोग मैच्योर तो है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े काम करते हैं। Seriously बता रहा हूँ। मुझे लगता है ये दो अलग अलग हाँ। एक या तो बिल्कुल जमीन पे है या और एक इस लेवल पे है। इस लेवल पे दैट ये इज बैलेंस बनना बैलेंस चाहिए। बनना जरूरी ये बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। Right. आप जैसे लोग मेरे ख्याल से आपके आसपास के यूथ को थोड़ा सा दिया करो ज्ञान। टेक आउट सम 5-10 मिनट्स इन अ डे। राइट राइट अपने आसपास के जो दुखियारे लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको थोड़ा सा दो यार। मुझको लगता है हम लोगों ने लाइफ में अगर कुछ सीखा है और उसको किसी को शेयर कर दो, उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं होती। हर बार संदीप माहेश्वरी क्यों ज्ञान बांटे, सही है ना? कभी कभी हम भी ज्ञान दे सकते हैं। बहुत सही। सर आपने स्टार्टिंग में बात करा था कि अपने को पहचानना, तो मतलब हमें एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, क्या रहेगा, मतलब जो किस तरीके से अपन खुद को समझ सकते हैं, तो एक्चुअल में क्या तरीके हैं जो अपन मतलब अपन खुद को समझेंगे तभी हम दूसरों को समझ पाते जी हैं। जी तो मुझे एक्चुअल में मतलब आपने ये चीज़ बोला एक्जैक्टली क्या, कैसे और क्यों, मतलब कैसे अपन खुद को समझ सकते हैं, तो वो मेरे पास समझना। ऑब्जर्व करो खुद को, ऑब्जर्व करो मेरे को किस चीज़ से गुस्सा आता है। सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू हैव योर गर्लफ्रेंड और अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, तुमको पता चलता है ये मैं बोलूँगा तो उसको गुस्सा आएगा, ये मैं करूँगा तो उसको गुस्सा, ये नहीं करूँगा तो उसको गुस्सा आएगा, तो आप उसको समझना शुरू कर देते हो ना, राइट? तो ऐसे ही खुद को ऑब्जर्व करो कि आपको किन चीज़ों से गुस्सा आ रहा है, राइट? तो अगली बार जब वो आएगा तो आप मेरा पिछले बार की इसी चीज़ में गुस्सा आया था, इस बार नहीं करना है मेरे को। ऑब्जर्व करना शुरू करो, खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। खुद के एक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अब मैं बचपन में क्या मुझे याद नहीं होता था, एक क्वेश्चन था व्हाट इज एडेप्टेशन, राइट? तो उस टाइम बाबा साइकिल बहुत फेमस थे हमारे। तो मैंने उस पूरे गाने मतलब उस पूरे उसको मैंने रैप में कन्वर्ट कर दिया, द एबिलिटी टू कोप अप विद द, ऐसा करके मैंने कुछ करके पूरा बना लिया था, तो काफी टाइम तक याद था। तो आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट यार मैं सुन के चीज़ों को समझ लेता हूँ। तो उस टाइम पे वॉकमैन हुआ करता था, तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को मैं आंसर को पढ़ लेता था, उसको सुनता रहता था और याद हो जाती थी मेरी। तो ऐसे मैंने खुद को उस टाइम थोड़ा थोड़ा करके समझना शुरू किया। तो आपको भी अपने वोटे को समझो। हर कोई एक अच्छा लिसनर नहीं हो सकता, हर कोई एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, हर कोई एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता है ना। कुछ एक चीज के ऊपर फोकस करके उसको बनानी है। इफ यू आर अ गुड लिसनर, वर्क ऑन इट, फॉरगेट अबाउट टू बी अ गुड स्पीकर। भाई साहब बहुत अच्छे ग्रामर सिखाते हैं, बहुत बढ़िया, मैं सीख के थक चुका हूँ। इनका ही जो गुरु है उन्होंने मेरे को सिखाने की कोशिश करा है, बट ग्रामर नहीं आई तो नहीं आई, मैंने छोड़ दिया। मेरे को नहीं सिखाना अंग्रेजी यार, हाँ मैं लेकिन गूंगे से भी बुलवा सकता हूँ, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर सकता हूँ। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो जहाँ मुझे लगा कि यार आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, फॉरगेट अबाउट इट, कुछ और नया करो। अब जैसे मैंने अभी बोला ग्राफोलॉजी सीखा, मुझे इतना अच्छा लगा उसको सीख के कि यार कुछ नया सीखने को मिला, यार लोगों को और समझने का मौका मिलेगा, मेरे को खुद को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू करो। और बहुत आसान है एक्चुअली, जैसे कि अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आपको पता होगा ना कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जो आप ये चीज़ पता कर लेते हैं कि मेरी बॉडी में एग जाता है तो मुझको आंखों में ईचिंग होने लगती है, तो वैसे ही मेरे शरीर में कौन सा थॉट जाएगा और कैसे रिएक्ट करेगा ये भी मुझे पता है। और कौन सी चीज़ करने पर मुझे अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ करने पर मैं कितना कॉन्फिडेंस से भर जाता हूँ, जब ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करें आप समझोगे कि मैं ये हूँ। तो जब एलर्जी वाली चीज़ पता है तो ये भी पता होना चाहिए, हो जाता है, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत चुटकी वाला काम है। सिट विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ बैठो, आपको पता चलेगा। टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करो। मैं बात करता हूँ, बहुत बात करता हूँ, खूब करो अपने आप से बात। मैं कभी कभी मेरा फेवरेट जो टाइम पास है ना, मैं कार लेके निकल जाता हूँ और मैंने ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर की हैं इंदौर के आसपास, कोई नहीं आता, बस आप हो, आपकी गाड़ी है, म्यूजिक है, बैठे रहो और सोचते रहो क्या कर रहा हूँ मैं तो सर अपने आप से बतियाता हूँ। हाँ वही बात ही लिटरली बोलता हूँ मैं मतलब कभी कुछ डांटना भी हूँ, क्या आदमी है यार, इतना नहीं समझ पाता यार, ये वो कहीं ना कहीं आता है, आंसर्स मिलते हैं, आपके अंदर ही आंसर्स। हाँ वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। So thank you so much, Father. Thank you very much, RJ Navneet, जो अपने बिजी स्केड्यूल में से मतलब ही इज अ सेलिब्रिटी, हमारे साथ में बैठा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच नवनीत एंड फॉर योर ब्यूटीफुल इंसाइट। आपने जो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करके चीज़ों को बताया है और हमारे यूथ को आप लोगों ने गाइड किया। सो होपफुली आगे और मिलेंगे इस तरीके के टॉपिक के साथ। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आई बिलीव दैट एक बहुत अच्छा आइडिया फादर के थ्रू बहुत अच्छा था। इनफैक्ट यूथ से इंटरैक्ट करने के मौके जो है
अभी पैंडेमिक थोड़े कम हो गए। जी। बहुत दिन बाद ऐसे कि इतने सारे यूथ को एक साथ Exactly. हम लोग बात कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी सर आपने। So all the team of Atmadarshan, thank you so much. Thank you very much, sisters. thanks सर। तो हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही शुक्रगुजार है कैप्टन जयसन और आरजे नवनीत हमारे बीच में आए, समय दिया, हमारे युवाओं के साथ इतना प्यारे ढंग से और इतने दोस्ताना रूप से उन्होंने जो समझाया युवाओं के लिए। सो बिल्कुल मैं विश्वास करता हूँ हमारे युवाओं के लिए कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको जरूर दिल को छुआ होगा। और यदि आपके पेरेंट्स के साथ या फिर दोस्त के साथ या फिर जिनको भी आप पसंद करते हैं उनके साथ यदि आपका रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात रहेगी कि हमारा एफर्ट से कहीं ना कहीं से आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे। सो ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कमीशन पूरे इंदौर के युवाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कैप्टन जयसन का और आरजे नवनीत का। फिर हमारे बीच में आपके ही दोस्त जॉयसी और जॉइश आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच। और हमारी यही प्रार्थना है और दिलो ख्वाहिश है कि ऐसे ही आप हमारे युवाओं को और हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और कहीं ना कहीं से जो भी यदि उनके मन में ऐसा दुख का पल है वो उसको और भी खुशनुमा बनाए। मे गॉड ब्लेस यू, आपको हमेशा आशीष दे भगवान। और ऐसे ही आप हमारे युवाओं के साथ सभी को उनकी ज़िंदगी को जो दुखी है वह और खुशी से जीने के लिए उनको प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहे। तो ऑन बिहाफ ऑफ यूथ कमीशन सभी युवाओं की ओर से ताली बजाकर जयसन सर